दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द ब्लैक पैंथर ऑफ शिवानीपल्ली। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है मैन ईटर ऑफ पेगे पल्यम। यह उस आदमखोर बाघ की पूरी कहानी नहीं है जिसके कारनामों और अंत के बारे में मैं लिख रहा हूं, क्योंकि जिस बाघ का यहां पर जिक्र है वो इस लेखन के समय तक जिंदा है। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है कि इस बाघ ने 14 लोगों को मारकर खाया है, लेकिन अनौपचारिक रूप से कहा जाता है कि इसके शिकारों की संख्या 37 तक पहुंचती है, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। इस अनौपचारिक अनुमान से लगभग आधे लोग ऐसे थे जिन्हें बाघ ने पूरी तरह से या आंशिक रूप से खा लिया था, जबकि बाकी लोग सिर्फ उसके पंजों से बुरी तरह से घायल किए गए थे। सरकारी रिकॉर्ड केवल उन्हीं लोगों को गिनता है जिन्हें मारकर खाया गया, न कि उन लोगों को जो कि सिर्फ घायल हुए। यही वजह है कि सरकारी और गैर सरकारी मौतों के आंकड़ों में फर्क दिखाई देता है। इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेरा मानना है कि जिस बाघ की कहानी मैं अब बताने जा रहा हूं, ये वही बाघ है जिसके बारे में मैंने अपने पहले की एक किताब में राजनगर का खूनी बाघ नाम की कहानी में लिखा था, जो कि था मेरी किताब मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स में। जब मैं वो विवरण लिख रहा था, उस समय एक बाघ ने नॉर्थ कोयम्बटूर जिले में डिम्बम एस्कारपमेंट यानी कि ऊंची चट्टानी ढलान के नीचे अपना ठिकाना बना लिया था। ये जंगल पहाड़ी पठार के नीचे लगने वाले झाड़ीदार जंगलों में थी। डिम्बम से उत्तर की ओर और पहाड़ पर चढ़ने वाली खड़ी घाट सड़क के लगभग बीच में, दक्षिण की ओर नीचे सूखे मैदानी इलाके में सत्यमंगलम कस्बा पड़ता है। इन झाड़ीदार जंगलों के पास पहाड़ियों के नीचे बसे सबसे नजदीकी गांव का नाम था राजनगर। चूंकि बाघ ने यहीं से इंसानों पर हमले शुरू किए, खासकर इस गांव के उन चरवाहों पर जो अपने मवेशियों को इन जंगलों में चराने के लिए लेके जाते थे, इसलिए मैंने उसे बोला राजनगर का बाघ। इसके अलावा उसके हमले के तरीके में एक अजीब सी खासियत थी, जिसके कारण उसे अलग पहचान मिली, कम से कम उस समय तक जब मैंने ये कहानी लिखी थी। ये खासियत ये थी कि वो छिपकर बैठा रहता था और अचानक झपट्टा मारकर चरवाहे पर हमला करता था, उसे अपने पंजों से बुरी तरह से घायल करता और फिर लगभग हर बार मवेशियों के झुंड में से अपनी पसंद का कोई एक जानवर उठाकर ले जाता। हमला होते समय मवेशी उधर उधर भागते रहते थे। उस समय कोई ऐसा पक्का मामला सामने नहीं आया था कि उसने जिन इंसानों पर हमला किया हो उनमें से किसी को दांत से काटा हो। एक दो लोग लापता बताए गए थे और माना गया था कि टाइगर ने उन्हें खा लिया होगा, लेकिन इस अनुमान की पुष्टि करने वाला कोई ठोस सबूत था नहीं। जो बात साफ थी वो ये थी कि ये टाइगर अपने शिकारों को हमेशा पंजों से घायल करता था, काट कर नहीं। इस अजीब आदत के कारण लोगों में यह आम धारणा बन गई कि बाघ के चेहरे या जबड़े में कोई चोट रही होगी, जिसकी वजह से वो काट नहीं पाता था। लेकिन उस समय भी यह देखा गया था कि चरवाहे को घायल करने के बाद जिन मवेशियों को मारता था उनका वो भरपेट भोजन करता था। इससे साफ साबित होता था कि जब वो चाहता तो बिल्कुल ठीक तरीके से काट सकता था, खा सकता था। कुल मिलाकर ये एक बेहद असामान्य और रहस्यमय मामला था, जिसकी आज तक कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं हो पाई और कोई पुष्टि भी नहीं हो पाई। हालांकि इस आदत को समझाने के लिए कई चतुर तर्क दिए गए थे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैंने इस टाइगर को गोली मारने की कितनी कोशिशें की, हर बार कैसे नाकाम रहा। ये एक बेहद चालाक और पकड़ में ना आने वाला जानवर था। अंत में मैं बैंगलोर वापस लौट आया और हमारी मुठभेड़ के पहले दौर का निर्विवाद विजेता था मॉलर ऑफ राजनगरा, यानी कि राजनगर का मारने वाला। मुझे पूरा भरोसा था कि समय आने पर दूसरा दौर जरूर होगा और तब मुझे बेहतर सफलता मिलेगी, यानी कि पुराना हिसाब किताब चुकता होगा, यानी कि करारा जवाब मिलेगा। इसके बाद मेरे कुछ दोस्तों और शुभ चिंतकों ने मुझे पत्र लिखे और पूछा कि क्या उस कहानी का कोई अगला हिस्सा भी है। मेरा एक पुराना परिचित जो केरनी तो इतना आगे बढ़ गया कि उसने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से
मुझे केबल ग्राम तक भेज दिया, जिसमें उसने लिखा कि वो इस टाइगर से जुड़ी आगे की घटनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अफसोस, मैं उनमें से किसी की भी जिज्ञासा शांत नहीं कर सका, क्योंकि मौलर ऑफ राजनगरा मेरे जाने के थोड़े समय बाद ही इंसानों पर हमला करना बंद कर चुका था, मानो गायब ही हो गया। हम सबको उम्मीद थी कि शायद वो सुधर गया है और नए साल के साथ उसने नई जिंदगी शुरू कर दी हो, या फिर शायद वो किसी दूर दराज के इलाके में चला गया हो, जंगल में चला गया हो, या फिर नेचुरल डेथ मर गया हो। समय बीतता गया और राजनगर के चरवाहों ने फिर से अपने मवेशियों को झाड़ियों वाले जंगलों में चराना शुरू कर दिया, जो उनके खेतों को घेरे हुए थे। वो शाम को थके हुए जरूर लौटते थे, लेकिन बिना किसी हमले के। और फिर लगभग 9 महीने बाद एक शाम, जब सूरज राजनगर से लगभग 50 मील उत्तर में स्थित बिलीगिरी रंगन पर्वत श्रृंखला के पीछे ढलने लगा, तो कौवे की उड़ान जैसे अगर हम नापेंगे तो उसकी तिरछी किरणों ने पेगे पल्लम नाम के एक छोटे से गांव की पूर्वी ओर लंबी लंबी परछाइयां डाल दी। ये छोटा सा गांव जंगल की एक खुली जगह में बसा था। इसके पश्चिम में पहाड़ों की श्रृंखला थी और पूर्व में डिम्बम से कोल्लेगल जाने वाली सड़क, जो मुश्किल से 2 मील की दूरी पर थी। यही वो समय होता है जब गाय घर लौटती है और गांव से कुछ फरलांग की दूरी पर स्थानीय चरवाहों का एक झुंड गाय लेकर वापस आ रहा था। तभी अचानक हुआ एक जोरदार हमला। ये हमला इतना अचानक था कि सामने खड़े लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया। बाघ बिल्कुल पास से निकल गया था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पीछे से चीख पुकार सुनाई दी। बाघ ने पलट कर देखा और दोबारा झपटा। अब वो पूरी तरह से उग्र हो चुका था। टाइगर ने एक आदमी को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग पेड़ों के पीछे छिप गए, कुछ ने भागकर जान बचाने की कोशिश की। टाइगर ने अपने शिकार को जबड़े में दबोच रखा था और उसे घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले जाने लगा। चारों तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। टाइगर कुछ ही पलों में जंगल के भीतर गायब हो गया और उसके साथ वो बदकिस्मत आदमी भी चला गया। पीछे सिर्फ खामोशी और डर रह गया। अब एक बार एक लड़का जंगल के रास्ते आ रहा था। एक शिकारी वहीं पर घात लगा के बैठा था, टाइगर के इंतजार में। लड़का आगे बढ़ चुका था। वो एक बांसों के गुच्छे के चारों ओर घूम गया था। फिर उसे याद आया कि उसे खोखली सी हाफने की आवाज सुनाई दी थी और वो इस नतीजे पर पहुंचा, उसके साथ कुछ हो गया है, क्योंकि उसने जो हाफने की आवाज सुनी थी वो नॉर्मल आवाज नहीं थी। क्या पता उसे सांप ने काट लिया हो। आदमखोर टाइगर या तेंदुआ का ख्याल उसके दिमाग में नहीं आया था, क्योंकि इसके पहले पेकपल्यम गांव में आदमखोर हुए नहीं थे। इसलिए वो मुड़ा और जल्दी जल्दी बांसों के उस झुरमुट की ओर गया। उसने मोड़ पर देखे पग मार्क्स, मवेशियों के झुंड के खुरों के निशानों पर एक टाइगर के पंजों के निशान चढ़े थे, यानी कि टाइगर मवेशियों के बाद में गया था। उसके अपने पग मार्क भी वहीं थे, जहां हत्यारे ने कुछ देर की खींचातानी के बाद अपने शिकार को घसीट लिया था। इस तरह से पेकपल्यम का आदमखोर पहली बार लोगों के सामने आया। समय बीतने के साथ साथ मानव हत्याओं की खबरें अलग अलग जगहों से आने लगी। तल मलाई तक दक्षिण पश्चिम में और पोन्नाची मलाई की पहाड़ियों के पास कावेरी नदी के किनारों तक पूर्व की ओर शायद 30 मील दूर, और अलामबाड़ी में एक और जगह पर जो उत्तर दिशा में 40 मील से भी ज्यादा दूर थी। यहां तक कि कोयम्बटूर शहर से मुश्किल से 6 मील की दूरी पर भी। उनमें से एक ताजा शिकार एक 15 साल का लड़का था, जिस पर खेत में हमला हुआ था और उसे घसीट कर ले जाया गया। यानी कि ये सुबह 10:30 बजे की बात है, जब वो अपने खेत में काम कर रहा था। इस आदमखोर के बारे में एक अहम बात यह थी कि वो हत्या के बाद सूचना मिलने पर उस जगह से 3 मील दूर चला जाता था। यानी जब तक लोगों को मालूम चलता था कि टाइगर ने इंसान की हत्या की है, टाइगर वहां से करीब करीब 3 मील दूर जा चुका होता था। पेगबल्यम के उस लड़के के मामले में 3 आदमी उस पगडंडी पर चलते गए जो जंगल के भीतर जाती थी और जहां पहले बांस काटने के लिए गाड़ियां इस्तेमाल की जाती थी। आदमखोर की गतिविधियों के कारण लोगों का लकड़ी काटना बंद हो गया। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके कुछ लोग
लकड़ी काटने जाते थे। यानी कि कामकाज करीब करीब पूरी तरह से ठप हो गया था। वो लोग जंगल में तभी जाते थे जब बेहद जरूरी हो, और वो भी कभी अकेले नहीं, और हमेशा दिन के उजाले में। तो ये 3 आदमी जंगल जा रहे थे, और ये आदमी जंगल से काफी हद तक वाकिफ थे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था। उस दिन दोपहर का खाना उन्होंने पेग्गल पायम में खाया था, और दोपहर बाद अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि वो दोपहर 3:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक टाइगर आगे चल रहे आदमी पर झपटा। टाइगर ने डरावनी तेजी से उसके चेहरे पर हमला किया, पिछले पैरों से उसे जकड़ लिया और अगले पंजों से उसका चेहरा नोचने लगा। उसके साथी स्तब्ध रह गए। हौसला और सूझबूझ दिखाते हुए जिस आदमी के पास चाकू था, उसने बाघ के सिर पर अंधाधुंध वार किया। ये वार कुछ कुछ ऐसा था जैसे वार वो करता था लकड़ी काटते वक्त या फिर झाड़ियां काटते वक्त। वार खोपड़ी के एक तरफ लगा। टाइगर दर्द से दहाड़ा, सिर घुमाया, फिर पल भर के लिए हिचकिचाया। यह बिल्कुल अप्रत्याशित था, क्योंकि अब तक के सभी आदमखोर अपने शिकार को छोड़ने से इनकार करते रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा लगा उस वार ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और टाइगर झाड़ियों में कूद गया। इस बीच दूसरे 2 आदमी घबराहट में पास के पेड़ों पर चढ़ गए। नीचे का दृश्य बड़ा ही डरावना था। टाइगर के पंजों से जो घाव लगे थे उनसे खून बह रहा था। घायल आदमी जमीन पर बैठा था, सदमे में था, सुन्न हो गया था। ऊपर वाले आदमियों ने घायल आदमी को आवाज दी कि हाथ पकड़ो। घायल आदमी ने वो बात सुनी, लेकिन खून बहने और कमजोरी के कारण वो खुद को ऊपर नहीं खींच पाया। उसके सिर से पगड़ी उतर गई थी और खून पोंछने की कोशिश में वो और भी लड़खड़ा गया। उसके शरीर पर कई खरोंचें थीं जो कि उसे इस हमले में लगी थी। पेड़ पर बैठे लोगों ने उसे पुकारा और उसका साथी पेड़ के तने से नीचे उतरने के इरादे से नीचे की तरफ बढ़ा भी, लेकिन किस्मत ने तय कर दिया था कि इस धरती पर उसके दिन पूरे हो चुके हैं। आदमखोर की जो क्षणिक कायरता थी अब भयानक गुस्से में बदल चुकी थी, शायद उस दर्द की वजह से जो उसके सिर के किनारे लगी चोट से उठ रहा था, जहां बहादुर आदमी के चाकू ने उसकी खाल को चीर दिया था। अब टाइगर ने फिर झपट्टा मारा। टाइगर उस आदमी पर टूट पड़ा और इस बार अपनी मजबूत अगली टांग से आदमी के सिर के पीछे ऐसा जोरदार वार किया कि उसकी गर्दन टूट गई। उसका शरीर अभी जमीन पर गिरा ही था कि टाइगर ने उसे अपने जबड़ों में उठाया और पेड़ पर बैठे दोनों लोगों की पूरी नजरों के सामने उसे जंगल में ले गया। इस घटना के कुछ ही समय बाद मैं कोल्लेगल और पेकपल्यम गया। उन दोनों लोगों से बात की। दोनों की बातें एक दूसरे से हैरान करने वाली तरह से मेल खाती थी और विवरण में भी साफ थी। दोनों इस बात पर सहमत थे कि दोनों ही मौकों पर जब बाघ ने हमला किया तो उसने मुख्य रूप से अपने पंजों से किया था, दांतों से नहीं। मेरी मेमोरी में एक बात अचानक से कौंध गई। क्या ये वही रहस्यमय बाघ हो सकता है, यानी कि मॉलर ऑफ राजनगरा, जिसने पहली मुठभेड़ में मुझे मात दी थी, जो समय के साथ और भी निडर हो गया और अब एक पक्का आदमखोर बनकर, पेगपल्यम का आदमखोर बनकर सामने आ गया। दोनों लोगों की गवाही इस बात की संभावना दिखाती थी कि यह टाइगर वही जानवर था। मैंने इस दिशा में काफी मेहनत से जांच पड़ताल की, सिर्फ पेगपल्यम में ही नहीं बल्कि पास के 1-2 गांवों में भी, जहां इस जानवर ने लोगों को अपना शिकार बनाया था, और कोल्लेगल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी। कई इंसानी शव तब तक मिल गए थे जिन्हें टाइगर पूरी तरह से खा नहीं पाया था। सभी शवों पर पंजों के निशान थे, लेकिन काटने के निशान भी थे। इस बात का कोई निर्णायक सबूत नहीं था कि टाइगर केवल पंजों से ही मारता था, जैसा कि मॉलर का तरीका बताया जाता था। और वैसे भी किसी भी शिकार को खाते समय टाइगर के पंजों से पकड़ना और दांतों से काटना, दोनों क्रियाएं सामान्य रूप से होती हैं। पेगेपल्यम की मेरी यात्रा बस 1 हफ्ते की थी, लेकिन उस दौरान आदमखोर ने 3 जिंदा बकरियों में से किसी एक को नहीं छुआ, जिन्हें कि मैंने लाइव बेट के तौर पर रखा था। उस समय उसके बारे में कोई खबर भी नहीं मिली, इसलिए मेरी छुट्टी बढ़ाने का कोई बहाना नहीं था। ड्यूटी ने बुलाया और मैं बेंगलोर लौट आया। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया है कि मैन ईटर ने फिर हमला किया, खुले खेत में दिन दहाड़े, और कोल्लेगल कस्बे से सिर्फ 6 मील दूर एक 15 साल के लड़के को मार डाला। इस बार किस्मत मेरे बेटे डोनाल्ड की मुझसे ज्यादा मेहरबान रही। डोनाल्ड अब उसके पीछे जा रहा है और उम्मीद करता है
कि उससे बेहतर किस्मत पाएगा। हम दोनों ये जानना चाहेंगे कि क्या वो आदमखोर वही है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। हालांकि डोनाल्ड के सफल हुए बिना इस बात को साबित करने का कोई तरीका नहीं है, और सफल होने का मतलब है कि उसे किसी कारण से उस आदमखोर की एक अजीब सी आदत पकड़ में आ जाए। वो दांतों के बजाय पंजों से हमला करता है। अगर वो सफल होता है तो डोनाल्ड निश्चय ही इस रहस्यमय जंगल की गुत्थी को काफी हद तक सुलझा देगा। और जब मैं इन विचारों, इन पन्नों और रहस्यमय जंगल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे फिर से वो आग याद आती है जो कभी मेरी नजरों के सामने धधक रही थी। कल्पना में मैं उस कैंप फायर की गरजती लपटें देखता हूँ जिनसे चिंगारियों की धाराएं अंधेरे में फूट रही होती थी। धुएं की मोटी घुमावदार लकीरें ऊपर आसमान की ओर उठती जाती थीं। रात साफ होती है लेकिन आसमान के असंख्य तारे कम ही दिखते हैं क्योंकि कैंप फायर की चमक उन्हें ढक लेती है। पूरी ताकत से जलती हुई वो टिमटिमाती रोशनी करीब 15 गज के दायरे तक ही परछाइयों को दूर कर पाती है। उसके आगे गहरी काली खामोशी है, एक तेज, शांत और सब पर छाई हुई, मानो कोई ठोस पदार्थ हो जो कि सब कुछ ढक लेता है। जंगल की वो रात, वो काली चादर मखमली अंधेरे से बनी हुई, फिर भी धुआं मेरे पाइप के कटोरे से घुमावदार लकीरों में उठता है जब मैं उसे संतोष से कश लगाकर फूंकता हूं। धुआं आग की लपटों से मिल जाता है और अंततः उस टिमटिमाती फड़कती रोशनी में खो जाता है। आग की चमक से कुछ राहत मिल रही थी, हालांकि गर्मी दम घोटने वाली थी। चारों ओर सन्नाटा था जो सिर्फ जलती लकड़ियों की चटक पटक और लपटों की सरसराहट से टूट रहा था। तभी मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, पहाड़ियों के पार कहीं दूर, और फिर धीरे धीरे पास आती हुई। बाघ की पुकार मैं इससे पहले भी कई बार सुन चुका हूँ, और जितना ज्यादा पास से सुनता हूँ उतनी ही ज्यादा ये आवाज डरावनी लगती है, लेकिन अजीब तरह से मधुर भी लगती है। टाइगर फिर दहाड़ा। टाइगर और भी पास आ रहा था, और मेरे ख्याल से ये मेरे जितना भी करीब हो सकता था वो था तो पेगे पल्यम का आदमखोर ही।